हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार स्टूडियो परिचय पर आपका आज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसे कि हम लेकर चल रहे हैं भाई, आपके लिए लेकर आते थे यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज, ठीक है। और जिसमें कि हम कंटिन्यू 30 क्वेश्चन आपके कराते हैं, ठीक है। और ये जो 30% होते हैं ना, ये आपके मिक्स होते हैं। मिक्स का मतलब आपके सारे सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन होते हैं। और गाइज, ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए। और या आप अदर कोई एग्ज़ाम भी देते हो ना, अगर आप आईपीसी को छोड़ दो, कोई दूसरा एग्जाम, तो उसके लिए भी आपके क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ विशेष आधारों के कारण मूल रूप से दिए जाने वाली सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है, यानी कि वो कौन सा है। तो ऑप्शन है गाइज, ए दंड कम करना, या बी सजा माफ़ी, सी राहत, और डी है गाइज क्षमा करना। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी राहत। राहत में क्या होता है, आपकी कम सजा को दर्शा देता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, नियम में से कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसका जो है ना कौन सुमेलित नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो गलत होती है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। 3 में क्या कहा गाइज, प्रश्न नंबर 3 में कहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जो बताता है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, वो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 62 के तहत, बी अनुच्छेद 64 के तहत, सी अनुच्छेद 60 के तहत, डी अनुच्छेद 63 के तहत। तो क्या इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 का बी, अनुच्छेद 64 के तहत ऐसा बताया गया है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसे कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 के तहत, बी अनुच्छेद 62 के तहत, सी अनुच्छेद 52 के तहत, डी अनुच्छेद 74 के तहत। तो ठीक है गाइस, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4 का सी, अनुच्छेद 52 के तहत ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। पहली बैठक में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की बात चल रही है। पहली बैठक में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी बेनेगल नरसिंह को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ठीक है गाइस, इसका जो होगा 5 का वो होगा ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखते हैं हम। संविधान का अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से, बी कार्यकारी कार्यों से प्रतिरक्षा, सी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से, या डी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से। तो क्या ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका सी, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती है उससे संबंधित होता है हमारा अनुच्छेद 111 यानी कि 111। ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है गाइस। ऑप्शन बी में का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी है गाइज 1853 का चार्टर अधिनियम। तो गाइज ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है आपका ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम से, यानी कि इसमें जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का यानी कि खर्च करने का प्रावधान है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी कि वो भारत सरकार की बात है कि जो है ना हम 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखते हैं, वो किस वित्तीय वर्ष तक रखा है। ऑप्शन ए 2023-24 तक, बी 2022-23 तक, सी 2021-22 तक, डी 2024-25 तक। तो क्या जिसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए 2023-24 तक जो भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम जो है ना कोयले का वित्तीय वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन रखें यानी कि उत्पादन करेंगे। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9। किस बैंक ने होम उत्सव, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, किस बैंक ने होम उत्सव नामक एक आभासी संपत्ति प्रदर्शन शुरू की है। ऑप्शन ए ICICI बैंक, बी यस बैंक, डी सी एक्सिस बैंक, और डी HDFC बैंक। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए
9th का ए आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नामक एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की पहली महिला निदेशक का नाम हाल ही में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? ऑप्शन ए उषा पांडे, बी पूनम माला कौंडिया, सी दुर्गा शक्ति नागपाल और डी गाइज अरुणा सुंदर राजन। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई 10 का आपका ए, यानी कि उषा पांडे को क्या नियुक्त किया गया? BCAS की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या कहा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए विधानमंडल को आमंत्रित करने, विसर्जित करने व स्थगित करने का अधिकार, विधानसभा को भंग करने का अधिकार, सी अध्यादेश जारी करने का अधिकार, या डी उपरोक्त सभी। तो भाई इसने जो अधिकार हैं वो आपके सभी अधिकार इनको शामिल है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अधिकार इनको शामिल है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 12 की तरफ। मैं क्या कहा? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई थी? ऑप्शन ए 1995 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, बी 1965 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, सी 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, डी 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त पद की व्यवस्था की गई थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी श्रीमती सुचिता कृपलानी, डी श्री चंद्र भानुगुप्त और डी है गाइज आपका श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि श्री गोविंद वल्लभ पंत क्या बने थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं भाई। मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे रक्त से अतिरिक्त को खत्म करना है, कि किसे कम करना है? ऑप्शन ए ग्लूकोज को, ठीक है गाइज, बी इंसुलिन को, सी लवण को और डी है गाइज आपका ग्लूकागन को। तो गाइज इसे जो खत्म करना है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज को खत्म करना है। इसलिए क्या है, जो मधुमेह का रोगी होता है वो क्या करता है? बार बार पानी पीता है, जिससे कि उसके रक्त से अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न। पार्किंसंस रोग के खिलाफ उपचार के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी कि जो है ना पार्किंसंस जो रोग था उसके लिए उपचार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला। उन वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है गाइज। ऑप्शन ए रॉबर्ट बी लाफ्लिन, सी अरविंद कार्लसन, डी फरीद मुराद और सी है गाइज आपका वाल्टन कोहन। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी अरविंद कार्लसन को क्या मिला था गाइज? इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था पार्किंसंस रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात चलती है अभी। 16 जेरोफाइट्स किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महासागरों में, बी पहाड़ों में, सी दलदली क्षेत्रों में, डी रेगिस्तानों में। तो गाइज इसका जो आंसर होगा 16 का वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो जीरोफाइट्स होते हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वो आपके रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। क्लियर गाइज। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं भाई। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या कहा इसमें? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी, ये विरोधी होगा गाइज, विरोधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और डी गाइज आपका 43वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो गाइज जो दल विरोधी जो प्रावधान हमारा हुआ है वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है गाइज? 52 में, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके तहत क्या हुआ? संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश से, बी आयरलैंड से, सी फ्रांसीसी से और डी है गाइज कनाडा से। तो गाइज इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है गाइज? वो लिया है आपके फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का आधार है? ऑप्शन ए निकटता का नियम, बी मैकनाटन नियम, सी संदिग्धार्थक नियम और डी है गाइस अंग्रेजी नियम। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि मैकनाटन का नियम है दंड संहिता की धारा 84 का आधार। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में और उपयुक्त सभी भारतीय दंड संहिता में।
तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विदंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में क्या दिया गया गाइस, आपके अपराध की परिभाषा दी गई है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दंडनीय है चाहे यह 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया हो, विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया गया हो, न्यायिक हैसियत से कार्य करने वाला न्यायाधीश द्वारा किया गया हो, या 80 वर्ष के बीमार व्यक्ति द्वारा किया गया हो, यानी कि वो अंतर्गत अपराध दंडनीय है चाहे यह किसी से भी किया गया हो। तो क्या इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 80 वर्ष के बीमार व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जो कि आपका एक क्या है, अंतर्गत अपराध एक दंडनीय अपराध है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक शिशु अपने कार्यों के सही अथवा गलत होने को समझने में सक्षम माना जाता है यदि वह 7 वर्ष की उम्र का है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात चलिए। 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम हो, 8 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम हो, 7 वर्ष से अधिक परंतु 14 वर्ष से कम हो। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम हो, वो अपने कार्यों के सही अथवा गलत होने को समझने में सक्षम माना जाता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है, कामगार ऑप्शन ए हत्या का दोषी है, बी हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का दोषी है, सी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, और डी मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हत्या का दोषी है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात चलती है। तोहफा-ए अकबर शाही निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि तोहफा-ए अकबर शाही जो है वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अबुल फजल द्वारा, बी मिर्ज़ा हैदर दुगलत द्वारा, सी गुलबदन बेगम द्वारा, और डी अब्बास खान शेरवानी द्वारा। तो गाइस इसका जो आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा आपका अबुल फैजल द्वारा तोहफा-ए अकबर शाही लिखी गई है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 25। स्टैनली जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए युगांडा में, बी कांगो में, सी जाम्बिया में, डी जिम्बाब्वे में। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि स्टैनली जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, युगांडा में। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश से, बी असम से, सी सिक्किम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो आंसर होगा 26 का वो हो जाएगा आपका सी सिक्किम से, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्न में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, वो नहीं गुजरती है आपके सिक्किम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 27 गाइस। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, यानी कि जो मृत सागर है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए चीन व ताइवान के बीच, बी इजराइल व जॉर्डन के बीच, सी सीरिया व इराक के बीच, और डी गाइस उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान के बीच। तो गाइस 27 का जो आंसर होगा वो बी होगा आपका, किसके बीच है, इजराइल व जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 28। अनुच्छेद 243 क्यों किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नगर पालिकाओं के गठन से, बी वित्त आयोग से, सी सदस्यता से अयोग्यता, डी नगर पालिका का संरचना। तो गाइस ये जो होगा आंसर वो होगा आपका ए नगर पालिकाओं के गठन से। क्लियर गाइस। तो ये अनुच्छेद 243 क्यों किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के गठन से। ऑप्शन नंबर ए से आपको मैच करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, बी ललितपुर में, सी जबलपुर में, और गाइस डी है आपका सतना में। तो गाइस जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी ललितपुर में स्थित है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर गाइस 30 की तरफ चलते हैं, जिसका कि आपको आंसर मुझे कमेंट्स में लिख कर देना है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश का कपड़ा जीआई टैग से पंजीकृत है, सोलापुरी, भागलपुरी, पेमबर्ती या चंदेरी। ठीक है गाइस, ये आपको बताना है क्वेश्चन, या आप मुझे इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में दे दिए लिख कर, जो भी आपका आंसर होता है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आपकी 30 प्रश्नों की क्लास, जो कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही शानदार प्रश्नों की ये क्लास थी। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो गाइस इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस। तो गाइस बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई अगले टेस्ट की तरफ। अगर आप एक बात और भाई, अगर ये वीडियो यार प्लीज़ आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ शेयर के साथ साथ लाइक भी करें। ठीक है गाइस, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा सा और बढ़े और मैं और अच्छे से मेहनत करके वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है गाइस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही।